हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। लास्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, एंड वी हैड टू सॉल्व इट। फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस एंड हेंस फाइंड दिस। ये आपको एक क्वेश्चन दिया था और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप ये आईटीएफ के पीवाईक्यूज करें, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। जल्दी हो जाएंगे मतलब इसका कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसा कि अभी मैं क्लास चालू करने से आपसे पहले से बात कर रहा था कि मोटिवेशन होना चाहिए हमारे पास पढ़ाई का, है ना। तो बस वही है, दही हांडी आज महाराष्ट्र में चल रही है, 1 साल बाद आपके कॉलेज में चलेगी। तो वहाँ पर आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो जितना अभी पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा अपन बाद में एंजॉय करेंगे। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में भी होता है क्या। हर कॉलेज में होता है ना। तो जितना अच्छा आपका कॉलेज है उतना ज़्यादा आपके यहाँ फेस्टिवल्स होंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करो, ट्राई फॉर द बेस्ट ऑलवेज। इज दैट ओके। इसी नोट पे अपन आज का लेक्चर चालू करते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। दोनों फंक्शंस टूटे हुए फंक्शन है। टूटे हुए फंक्शन का मतलब यही कि दे आर नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। एक्स ग्रेटर दैन जीरो, एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो पे ये अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, और यहाँ पर भी ये तीन अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन आपको बोला है कि गॉफेक्स की बात चल रही है ना। गॉफेक्स की बात चल रही है तो जी के अंदर एफ डालना है। तो ये रहा जी, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एफ डाल देंगे अपन। लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का होम कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, याद है ना, अपन ने फंक्शन में पढ़ा था। तो थोड़ी सी मुश्किल जा सकती है हमें, लेकिन हमें जीरो पर फाइंड करना है। ठीक है, हमको जीरो पर फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें जीरो पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। एट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ऑफ कोर्स एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही निकालना है ना अपने को। तो देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है। तो गॉफ एक्स का आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। फिर आप फॉग एक्स का भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो मैं सॉरी, फॉग एक्स नहीं, फिर गॉफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला अपन ने, फिर गॉफ एक्स का ही राइट हैंड लिमिट भी अपन निकालेंगे। चलिए, तो आप क्या करोगे, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन जीरो माइनस डाल देंगे। जीरो माइनस मतलब क्या होता है, जीरो से जस्ट छोटा सा कोई नंबर। तो फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस हम लोग क्या बोल देंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डाल देंगे, जीरो माइनस एच। क्या बोलती है जनता, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो देखो आपको करना क्या है, जी के अंदर एफ और एफ के अंदर माइनस एच है ना। ना ना, समझ में नहीं आ रहा है आपको। एफ के अंदर माइनस एच है, तो आपको पहले एफ फंक्शन पकड़ना है और उसमें आपको माइनस एच डालना है। आप मेरे को बताएंगे, अगर मैं माइनस एच डालना चाहता हूँ एक्स की जगह, तो कौन सी वाली ब्रांच पकड़ेंगे, ऊपर वाली या नीचे वाली, जल्दी बताइए। नीचे वाली, क्योंकि जीरो से छोटा। माइनस एच मतलब जीरो से छोटा नंबर है। तो जीरो से छोटे के लिए हमें ये वाली ब्रांच चाहिए, टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एच निकालने की कोशिश करता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि आपने को वेटिंग रूम में है कोई। ओके, हाँ जी, चलिए, यहाँ तक ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एच निकालना है मेरे को। अच्छा, लिमिट जो है दैट इज नाउ एच टेंडिंग टू जीरो। आप ऊपर भी लिख सकते थे एच टेंडिंग टू जीरो, बट कोई बात नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बहुत मेजर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है कि अपन अगर लिखना नहीं, अगर आप भूल जाएंगे तो अपने नंबर वंबर कट जाएंगे। ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ, आप चिंता ना करें। फिर यहाँ पे आएगा जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एच, क्या आएगा ऊपर से देखेंगे अपन, ये टू माइनस एक्स वाला ब्रांच। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, टू माइनस एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस एच। आया समझ में। अरे, एफ ऑफ माइन, किसी को अगर फड़फड़ाहट हो रही है ना, तो फड़फड़ाहट का इलाज मेरे पास है। आप क्या करें, यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट। यहाँ पे मैं राइट हैंड लिमिट लिखने वाला था, तो मैं ना नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो एफ ऑफ माइनस एच
इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस एच, दिस विल बिकम 2 प्लस एच। मानते हो इस बात को? तो अब क्या जा रहा है, 2 प्लस एच जी के अंदर जा रहा है, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ जी 2 प्लस एच। तो जी के अंदर आपको क्या डालना है, 2 प्लस एच। अच्छा जी का फंक्शन पे आ जाओ, ये आ जाओ इधर। हाँ जी, 2 प्लस एच डालेंगे तो कौन सी ब्रांच, ये वाली या ये वाली, थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़े के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो 2 से बड़े के लिए अपन ये वाली ब्रांच पे आएंगे, एक्स माइनस 5। ठीक है, ठीक है। तो एक्स माइनस 5 वाली ब्रांच है, मतलब देखो इधर प्लीज बच्चों, हाँ देख रहे हो ना आप लोग पक्का? ये अटक गया, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, जब ये एक्स है इनपुट, और इनपुट 2 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इनपुट -5। अगर इनपुट 2 से बड़ा है तो आंसर आएगा इनपुट -5। तो इनपुट अगर अपना 2 प्लस एच है तो आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट -5। व्हाट इज इनपुट, 2 प्लस एच? नहीं, इनपुट इज 2 प्लस एच, राइट? तो 2 प्लस एच इनपुट -5, जी ऑफ 2 प्लस एच, जी ऑफ 2 प्लस एच इज 2 प्लस एच -5। ठीक है, एंड द लिमिट इज एच टेंडिंग टू जीरो। तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 2 माइनस 5, दैट इज -3 प्लस एच। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? क्या अब मैं एच का वैल्यू रख दूँ? एच का वैल्यू रखने से कुछ इनडिटर्मिनेंट आ रहा है? नहीं, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -3। ठीक है। Excuse me। तो -3 प्लस एच, ये आ जाएगा -3 के बराबर। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस भी देख लेते हैं अपन। जीरो प्लस मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए अपने को चेक करना है। तो जी ऑफ एफ के अंदर क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच मतलब एच, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको जीरो प्लस एच रखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंडिंग टू जीरो। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे भी एच टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हो। अब देखते हैं अपन एफ के अंदर, अगर अपन ने जीरो प्लस एच डाला तो जीरो से बड़ा नंबर है वो, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा है ना, तो ये वाली ब्रांच आएगी, मतलब इनपुट प्लस वन। तो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, इनपुट प्लस वन। एफ ऑफ एच मतलब इनपुट, इनपुट प्लस वन मतलब इनपुट प्लस वन। ये आ जाएगा आपके पास। इज दैट ओके? जी ऑफ एच प्लस वन क्या हो जाएगा, इधर आते, वन से बड़ा नंबर है मतलब ये वाली ब्रांच, मानते हो? ये वाली ब्रांच मतलब ये वाला, वॉट एवर इज दैट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू। तो जी ऑफ एच प्लस वन विल बी एक्स स्क्वायर, मतलब इनपुट स्क्वायर, -2 इंटू इनपुट, -2। ये आ जाएगा, बराबर है ना? कोई दिक्कत किसी को तो मुझे बताना। अब यहाँ पर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रख दो। आप चाहो तो अभी रख दो, आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में रख दो। मैं तो बोल रहा हूँ अभी रख दो ना, क्या दिक्कत है? चाहे तो यहाँ पे रख दो, एच स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एच माइनस टू एच माइनस टू। कोई दिक्कत किसी को? होनी भी नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस वन -4। एच की जगह जीरो रख देंगे अपन, अब है ना? एच की जगह जीरो रख दोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, जीरो प्लस वन, वन वन -3, वन -4 -3। तो क्या लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है? यस, बराबर आ रही है, और किसके बराबर है, फाइनाइट है। तो देयर फॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, खत्म।
यहाँ तक लिख डालो पहले। कोई वेटिंग रूम में फंसा हो अगर, तो मुझे है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अगर आप में से कोई वेटिंग रूम में फंस जाए अगर बाय चांस, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरे को नोटिफिकेशन सच में नहीं दिख रहा है ना। आज शाम को, मतलब कल से अपना लेक्चर जो है वो नॉर्मली चलेगा, इसीलिए मैं अपनी एक दूसरी आईडी से ज्वाइन करता हूँ, उससे नोटिफिकेशन दिख जाता है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं रूल्स टू फाइंड लिमिट। सॉरी, मैंने आपको गलत हेडिंग लिखवा दिया, लिखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स का अलजेब्रा क्या होता है? देखिए, समझना है ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका लिमिट अगर अपन एक्सटेंडिंग टू ए पर निकालते हैं, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू ए पर अगर अपन ने किसी फंक्शन एफ का लिमिट निकाला और वो एल के बराबर आ रहा है, एल फॉर लफड़ा, एंड अपन ने लिमिट निकाला किसी और फंक्शन का जी का, है ना, उसी पॉइंट पर ए पर, मैंने क्या बोला कि पॉइंट ए पर अपन ने दोनों एफ का और जी का लिमिट निकाला, क्या निकाला, लिमिट निकाला किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ठीक है, और दोनों का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है। एक का लिमिट है एल, दूसरे का लिमिट है एम फॉर मंकी। समझ में आ रहा है क्या? इफ एल एंड एम आर फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर हम एफ की और जी की अलग अलग बात कर रहे थे पहले ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर पहले अपन अलग अलग बात कर रहे थे ना, ओके, पॉइंट ए पर अपन अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की बात करूंगा, है ना, और इनके लिमिट की बात करूंगा एक्सटेंडिंग टू ए पर, एक्सटेंडिंग टू ए पर अगर मैं बात करता हूं उनकी लिमिट की, तो अब क्या हो गया, ये जो मैंने फंक्शन लिया है ये क्या, दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक फंक्शन एफ है एक फंक्शन जी है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इनकी कंबाइंड लिमिट अगर मैं निकालता हूँ एक्सटेंडिंग टू ए पर, तो वो क्या आएगा पता है आपको, एल प्लस एम के बराबर आएगा। मतलब इसका ये हो गया कि जो फंक्शन एफ की लिमिट आ रही थी इस पॉइंट पर, वो क्या थी, एल, प्लस जो इस फंक्शन की लिमिट आ रही थी इस पॉइंट पर, वो क्या थी, एम। तो वो दोनों लिमिट्स का आंसर आप जोड़ देंगे बस, एल प्लस एम, ठीक है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर अपन क्या करेंगे कि दोनों के डिफरेंस का लिमिट निकालते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का, ठीक है, एट एक्सटेंडिंग टू ए, तो एफ की लिमिट क्या थी ए पर, एल, एम, ये जी की लिमिट क्या थी, एम, तो इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस की जो लिमिट आएगी वो भी क्या आएगी, उनकी इंडिविजुअल लिमिट जो आ रही थी ए पर उनका डिफरेंस, ठीक है, तो दोनों की लिमिट ए पर आ रही थी एल और एम, उनका डिफरेंस लिख देंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा कि फंक्शंस का अगर सम हो जाता है तो लिमिट्स का जो वैल्यू आ रहा था उनका भी सम हो जाता है। फंक्शन का अगर डिफरेंस होता है तो लिमिट्स की वैल्यू उस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन एफ और फंक्शन जी, इसकी अपन ए पर बात कर रहे हैं एक्सटेंडिंग टू ए और इसकी अपन बात करें एक्सटेंडिंग टू बी पर, ना ना ना, दोनों की एक ही पॉइंट पर बात करेंगे अपन, ठीक है। सर क्या बोला अभी आपने? दोनों की बात हम एक ही पॉइंट पर करेंगे एक्सटेंडिंग टू ए पर, अलग अलग पॉइंट्स पर बात नहीं करेंगे, ये कहा मैंने। बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर मैं दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
ठीक है। तो अब इसकी ये पूरा ओवरऑल फंक्शन नया आ गया ना, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया का नया फंक्शन आ जाएगा। इस प्रोडक्ट वाले फंक्शन की अगर अपने को लिमिट निकालनी है ए पर, तो आप चिंता मत करो, आप क्या करो, एफ की इंडिविजुअल लिमिट निकाल लो, एफ ए पर इंडिविजुअल लिमिट एफ की कितनी आएगी एल, और जी की इंडिविजुअल लिमिट उस पॉइंट ए पर कितनी आएगी एम के बराबर। तो उनका ही जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका एफ इंटू जी के लिमिट्स का प्रोडक्ट के बराबर, लिमिट्स का, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जो वैल्यू ए पर एफ और जी की आ रही थी उसको बस मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ इंटू जी आपके पास एक नया फंक्शन आएगा, मान लो एक फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब। तो अगर अपने को इनका प्रोडक्ट करना है और फिर उसके बाद लिमिट निकालना है, तो इससे अच्छा आप क्या करो, इनकी इंडिविजुअल लिमिट अगर आपको पता थी उस पॉइंट पर ए पर, अगर आपको इसकी इंडिविजुअल लिमिट पता है कि एल है और इसकी एम है, तो आप प्रोडक्ट करके निकालो मत, डायरेक्टली इनकी जो इंडिविजुअल लिमिट्स हुआ करती थी उनको ही मल्टीप्लाई कर दो, या उनको ही सब्ट्रैक्ट कर दो, या उनको ही ऐड कर दो। अगर फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली, ना मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। जो बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होती है वो हमेशा है ना दिमाग में देर से घुसती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतना आसान कैसे हो सकता है। अगर अपन डिवाइड करेंगे, मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, मान लो मैं एक फंक्शन एफ लेता हूँ और एक फंक्शन जी लेता हूँ, मेरे को दोनों की इंडिविजुअल लिमिट पता है ए पर क्या है। ए पर इसकी लिमिट है एक एल के बराबर और इसकी लिमिट है एम के बराबर। लेकिन इनके डिवीजन करने के बाद जो फंक्शन आएगा मेरे पास, मान लो एक फंक्शन एक्स क्यूब है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड करने के बाद एक्स आएगा, तो मैं एक्स पर अलग से लिमिट कैलकुलेट करूं, या या मेरे को इसका लिमिट पता था एल और इसका लिमिट ए पर पता था एम के बराबर, तो डायरेक्ट ही उन्हीं को डिवाइड कर देते। ठीक है। तो एफ का जो वैल्यू आ रहा था ए पर, जो लिमिट एफ का आ रहा था, वो डिवाइडेड बाय जो लिमिट का वैल्यू जी का आ रहा था ए पर, दोनों का सेम पॉइंट पर लिमिट हमको पता था, तो उन्हीं लिमिट के वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है एम, नीचे वाले का जो लिमिट का वैल्यू है एम, वो जीरो ना हो पाए। वो जीरो अगर हो गया तो आपका ये फंक्शन फिर डिफाइंड ही नहीं रहेगा इस पॉइंट पर, इसका लिमिट भी डिफाइंड नहीं रहेगा। तो एम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो सर वो एम तो कभी एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा ना? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल होगा। लिमिट का आंसर मैंने आपको क्या बताया था, कल ही मैंने बताया था, जब भी लिमिट का आंसर आता है जैसे -3, अभी अपने को पता है कि -3 प्लस एच है, तो आपका आंसर लगभग लगभग कितना आया होगा, -3 से थोड़ा सा आगे, मतलब -2.9999 ये आंसर आया होगा। बट फिर भी अपन जब आंसर बोलते तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ये तो पक्का इंटीजर -3 है। हम तो ये बोलते हैं ना कि अब आंसर आ गया ना, अब ये इंटीजर है, अब ये इंटीजर है, वो हमेशा एग्जैक्ट ही रहेगा फिर। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली, कि लिमिट का आंसर आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं भाई, अब ये इंटीजर है, अब कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं। -3 मतलब -3, आंसर आने के बाद वो कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं होता है। इसलिए मैं ये चीज को फर्स्ट लेक्चर में बहुत फोकस करता हूँ। अब ये आंसर अगर एम आया जीरो के बराबर तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, ये एफ अपॉन जी डिफाइंड नहीं रहेगा। अब देखिए दो चार आसान आसान से पॉइंट्स देखते हैं अपन। अगर आप लिमिट निकाल रहे हो किसी फंक्शन का ए पॉइंट पर, है ना, और उस पर एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या कर सकते हो कि चाहे तो आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड रहने दो और फिर लिमिट निकाल दो, या फिर ये कांस्टेंट को लिमिट के बाहर ले लो, के टाइम्स वॉट एवर द लिमिट वी वर कैलकुलेटिंग ऑफ द फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू ए। बस के को आप बाहर ले सकते हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट अगर दिखता है आपको, जैसे कि आपको 4x² का लिमिट निकालना है, लिमिट ऑफ 4x² निकालना है पॉइंट ए पर, तो आप क्या करो ना कि ये 4 को पहले बाहर निकालो और फिर x² का लिमिट निकाल लो एक्सटेंडिंग टू ए पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आसान सी बात है, कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिक्स्थ, अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन दे देता है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर में दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, अब बोलता है कि इसका लिमिट निकालो। अब हमारे पास मान लो बहुत बड़ा फंक्शन आ गया कोई एफ ऑफ एक्स, और एक और बड़ा बड़ा फंक्शन आ गया जी ऑफ एक्स, तो उनकी पावर मतलब आप उनको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दे देता हूँ साइन एक्स एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन मैं आपको देता हूँ लॉग क्यूब एक्स, एल एन क्यूब एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की पावर में अगर अपन एल एन क्यूब एक्स डालेंगे तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट। आप इसकी लिमिट अभी भी निकाल सकते हो, लेकिन इसकी लिमिट आसानी से निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट हुआ करती थी ए पॉइंट पर वो क्या थी एल,
और जी ऑफ एक्स की लिमिट जो ए पॉइंट पर हुआ करती थी वो क्या थी, एम। ठीक है, तो आप लिमिट्स को ही यहाँ पे पावर में डाल दो, मतलब लिमिट्स को ही इसी अकॉर्डिंगली इसी तरीके से आप पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, मतलब लिमिट की वैल्यू एफ की, लिमिट की वैल्यू जी की, यही आपका आंसर होगा फाइनली। क्योंकि लॉजिकली अगर सोचो ना, तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि ए पर एफ का क्या वैल्यू आ रहा है, एल फॉर लफड़ा, ए पर जी का वैल्यू क्या आ रहा है, एम फॉर मसाला। ठीक है, तो एफ की पावर जी का क्या वैल्यू आएगा, ऑफ कोर्स एफ की पावर जी का वैल्यू भी वही आएगा ना यार, कि ए पर इसका वैल्यू लफड़ा और इसका वैल्यू मसाला, तो यही आंसर आना चाहिए। तो हम क्यों जबरदस्ती इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट निकालेंगे, आप डायरेक्टली इनका इंडिविजुअल लिमिट का वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क लगा दीजिए। पावर में दिखे तो आप जरूर अलग अलग निकाल लो, मतलब कहने का मतलब क्या है, कभी भी दो फंक्शन को अगर जोड़ दिया जाए, दो फंक्शंस को दो फंक्शंस को अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, डिवाइडेड कर दिया जाए किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट वांस्टेंट तो हटाओ, एक की पावर में दूसरी डाल दिया जाए, तो उस केस में आप दोनों फंक्शंस का एफ और जी का इंडिविजुअल लिमिट जो वैल्यू था ए पर वो पुट कर दीजिए, ए पर जो उनका वैल्यू आ रहा था वो पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल की पावर में एम, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ सम फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू ए, और वो फंक्शन क्या है, एफ के अंदर जी के अंदर एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर आपको ऐसा निकालना है तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, थोड़ा सा ये मुश्किल है ना, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। आप क्या कर सकते हो कि ए पर लिमिट निकालना है आपको, किसका, फॉग एक्स का, तो फॉग एक्स का लिमिट मत निकालो आप ये जी जो है ना इसका लिमिट निकाल लो ए पर। क्या करेंगे अपन, एफ ऑफ ये जो जी है ना इसका लिमिट निकाल लो आप ए पर, और उसको एफ के अंदर पुट कर लो, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जी का लिमिट ए पर कितना आता था, अपन ने अभी अभी ऊपर ही लिख लिया था ना, जी का लिमिट ए पॉइंट पर एक्सटेंडिंग टू ए पर जी का लिमिट आता था एम के बराबर, एम फॉर मंकी, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एम के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन दिया जाता है तो आप अंदर वाले का लिमिट निकाल लो इस पॉइंट पे, और बस वो जो लिमिट आएगा उसको एफ पे पुट कर दो। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद नहीं भी रहती तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई पर्सनली डोंट यूज इट, क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको फॉग एक्स दिया था, बिना प्रॉपर्टी के आपने भी सॉल्व किया मैंने भी सॉल्व किया, हो जाता है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो मैं आपको आसान से शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि अंदर वाले फंक्शन का लिमिट निकाल दो और जो वैल्यू आ रहा है उसको एफ के अंदर देना है बस। यहाँ तक लिख लो। इसमें आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, देखिए एग्जाम्पल गिवन। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड द लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइंड द लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टू ए, तो आप क्या करोगे, सामने देखोगे पहले तो स्क्रीन में, आप क्या करोगे, देखिए लॉग के अंदर वाला फंक्शन क्या एफ है ना, रिक्वेस्ट देख लेता हूँ मैं, यस ओके, आई वॉज नॉट एबल टू सी योर रिक्वेस्ट आर्या, आई होप यू हैव जॉइन नाउ। अच्छा, मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आप अगर वेटिंग रूम में फंसे हो तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा आज के दिन, जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरा पीसी जो है वो खराब है और इसमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, तो देख लेना यार आप लोग। ठीक है, तो जो मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि अगर हम लोग कंपोजिट फंक्शन का लिमिट निकालना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, अंदर वाले फंक्शन का लिमिट निकाल दो बस बस। तो आप क्या करेंगे, बाहर लॉग रहने दो, अंदर जो एफ ऑफ एक्स है ना उसका लिमिट निकाल दो आप एक्सटेंडिंग टू ए पर।
तो x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x का लिमिट हमको पता है क्या था, बताइए, ऊपर लिखवाया था मैं, log ऑफ l के बराबर, है ना, ये तो इसका लिमिट अपन ने लिखा है, तो log l के बराबर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अपन इतने समझदार है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहले मैं आपको ओरली बताऊंगा, फिर उसको अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, फेयर है ना। सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई पॉइंट x टेंडिंग टू a पर अपन लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन का, f ऑफ x का निकाला और g ऑफ x का भी अपन ने उसी पॉइंट पर लिमिट निकाला, और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करना तो अपने को पता है ना कि इसका LHL RHL बराबर होगा और इसका भी LHL RHL बराबर होगा। अगर ऐसा होता है कि इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, तो दोनों फंक्शन के सम का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंस का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, प्रोडक्ट करने के बाद जो लिमिट आएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, और डिवीजन करने के बाद जो लिमिट आएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अगर दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, तो सम लेने के बाद डिफरेंस लेने के बाद भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अपन इसको पहले अंग्रेजी में लिख लेते। देखिए, इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट जी ऑफ एक्स बोथ एक्स टेंडिंग टू ए बोथ एग्जिस्ट, दोनों अगर एग्जिस्ट करती है, बोथ एग्जिस्ट, एग्जिट लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, ये इरेज भी नहीं हो रहा है, हाँ, both exist, then limit extending to a f of x, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x प्लस माइनस g ऑफ x, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो लिमिट आएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो लिमिट आएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। मुश्किल नहीं है, आसान है ना, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। यहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो लिमिट जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए पर डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपको ये नहीं भी लिखवाता ना तो भी आप मेरे को खुद ही बोलते कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स एक लिमिट एग्जिस्ट करती हो और दूसरी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती हो, मतलब लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए अगर एग्जिस्ट नहीं करती हो, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दोनों का सम और डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन इसी का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, देन लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सम और डिफरेंस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि सरप्राइजिंगली हमको तो ऐसा भी लग रहा है कि प्रोडक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कर सकता है। सरप्राइजिंगली जो प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, और जो क्वोशंट वाला है मतलब डिवीजन वाला,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। देखो, एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस का जो लिमिट आएगा, दोनों फंक्शन का अगर अपन सम कर देते और डिफरेंस कर देते तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो प्रोडक्ट वाली बात है, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका अपन। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक फंक्शन ले लीजिए आप एफ ऑफ एक्स, सिंपल ले लेते, एक्स और जी ऑफ एक्स ले लेते अपन ब्रैकेट ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि लिमिट निकालो आप एक्स टेंडिंग टू वन पर एफ का, और लिमिट निकालो आप एक्स टेंडिंग टू वन पर ही सेम पॉइंट पर आप जी का भी लिमिट निकाल कर देखो, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या वन पर? बिल्कुल करेगा। वन रखो यहाँ पे, वन प्लस एच रखो, वन प्लस एच रखोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? वन आएगा ऑलमोस्ट। वन माइनस एच रखोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? वन आएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है? वन। एल एच एल आर एच एल दोनों वन आ रहा है। इट विल एग्जिस्ट, मैंने ओरली मेंटली कर लिया है ना, इट विल एग्जिस्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे जी ऑफ एक्स, यहाँ पर वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखो, कितना आएगा आपके पास आंसर? वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखोगे तो आर एच एल आपके पास आ जाएगा वन, और थोड़ा सा छोटा नंबर रखोगे तो एल एच एल आपके पास आ जाएगा जीरो। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एफ की, वन पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसकी नहीं कर रही है। अब मैं दोनों का प्रोडक्ट बताता हूं, दोनों का प्रोडक्ट देखना आप, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, एक मिनट यार, है ना, इरेजर को क्या हो गया? ठीक है, लिखिए यहां तक पहले। ओके, अभी इरेज हो गया अपने आप। ठीक है, ऊपर कर रहा हूं मैं यार, मैं क्या करूं, आज मेरा सिस्टम जो है कंट्रोल में ही नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, ये लिख लो पहले, अच्छे से लिख लो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं अपन, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट की लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू जीरो पे। कट ही करना पड़ेगा लगता है आज। चलो मैं कट कर देता हूँ ना। तो दोनों का प्रोडक्ट करो यार, आप क्या आएगा, एक्स और ब्रैकेट ऑफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पे निकालना है ना, आई एम सॉरी, ये वन यहाँ पे वन आएगा है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, वन पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दूंगा मैं वन माइनस पे, तो वन माइनस पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बताइए?
दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन माइनस एच रख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वन माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या करेंगे, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन प्लस एच रख दो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाएगा वन प्लस एच। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन वन माइनस एच है, वन माइनस एच इंटू, ये देखिए वन माइनस एच का जी आई एफ कितना आ जाएगा, 0.9999 का जी आई एफ जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। और वन प्लस एच, और वन प्लस एच का जी आई एफ आ जाएगा वन के बराबर। ये वन माइनस एच इंटू जीरो इज जीरो, और ये आ जाएगा वन के बराबर। तो क्या एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट कर रही है, एल एच एल आर एच एल बराबर है, नो दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा कि एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी एफ की, और जी की नहीं कर रही थी, और उनके प्रोडक्ट की भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक बार अपन ने देखा कि प्रोडक्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम एक बार देखेंगे कि प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। ठीक है, ओहो, ये क्या हो रहा है, सेम केस फॉर एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, जो जो इरेज नहीं हो पा रहा ना, आप उस पर फोकस ना करें, इरेजर इसका एकदम खराब हो गया है। हम्म, हाँ जी, एक्सटेंडिंग टू जीरो पर देखते हैं अपन, एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स, दोनों का प्रोडक्ट जीरो पर चेक करते हैं। तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पर निकालोगे तो जीरो माइनस एच, और इधर आ जाएगा जीरो माइनस एच, और इधर भी अगर अपन जीरो प्लस एच डालते तो एच और जीरो प्लस एच, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एच, और माइनस एच का जी आई एफ कितना हो जाएगा माइनस वन। इज दैट ओके, एच का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो जीरो इंटू माइनस वन विल बी जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अपने पास जीरो के बराबर। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट देखते हैं, एच इंटू जी आई एफ का, एच का जी आई एफ होता है जीरो, तो एच इंटू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस केस में प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, है ना, और दोनों की दोनों जीरो के बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो क्या सीखा अपन ने आज, हमने ये सीखा कि अगर अगर दो फंक्शन है अपने पास, दो फंक्शन है, एक का लिमिट एग्जिस्ट करता है और एक का नहीं करता है, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ खास तरीके से बोल नहीं सकते। हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, डिपेंड करता है, वो पॉइंट टू पॉइंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन सम की और डिफरेंस की लिमिट एग्जिस्ट डेफिनेटली नहीं करेगी। सम ऑफ द बोथ द फंक्शंस एंड डिफरेंस ऑफ बोथ द फंक्शंस, इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक लिख लो प्लीज। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ना कि ये चीज जीरो कैसे आ गई ये वाली, यहाँ पे एच का वैल्यू अपन लास्ट में जीरो तो रखेंगे ही रखेंगे। ओके, लिखिए अगला क्वेश्चन। आपको कैलकुलेट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई टू द पावर ब्रैकेट एक्स इंटू ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, हम्म, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अभी तो अपने को प्रैक्टिस हो गई ना अच्छी खासी,
थोड़ा सा अपन थक भी गए होंगे कि यार बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, आपका पूरा चैप्टर इसी में निकल जाएगा। लेकिन आगे जाकर आपके जो कंसेप्ट है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, कुछ देर तक यही चलेगा। तो देखते हैं अपन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। आप क्या करें, पहले राइट हैंड लिमिट में दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो प्लस एच रख दो। तो ई टू द पावर ब्रैकेट ऑफ एच इंटू ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट ऑफ एच मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, तो ई टू द पावर जीरो इंटू ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच। तो ई टू द पावर तो वन हो गया, है ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हम लोग देखेंगे यहाँ पे रख के, ई की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच, यहाँ पे आप जीरो रख दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ना, तो यू कैन पुट जीरो हियर। ठीक है, ई टू द पावर जीरो और ई टू द पावर जीरो। तो आपका इधर राइट हैंड लिमिट जो आएगा वो वन आएगा, वन इंटू ई आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट रख दिया ना, कोई बात नहीं, ये राइट हैंड लिमिट इधर लिख देते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लिख देते हैं। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है आपको, जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच का ब्रैकेट रखेंगे इंटू ई टू द पावर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच। तो माइनस एच का जी आई एफ कितना आ जाएगा, माइनस वन, ई टू द पावर माइनस वन इंटू माइनस एच का जी आई एफ। अच्छा रुको रुको रुको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच आ जाएगा वन माइनस एच के बराबर, तो ई टू द पावर वन माइनस एच। ठीक है, अब आप लिमिट रख दो एच टेंडिंग टू जीरो, जहां जहां एच दिख रहा है वहां वहां आप जीरो रख दो। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा आपके सामने ई की पावर माइनस वन इंटू एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर वन माइनस जीरो दैट इज वन। दिख रहा है आपको ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस वन इंटू ई की पावर वन, वन आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है ई टू द पावर, ओहो पता नहीं यार ये, सर हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्या, ई टू द पावर ब्रैकेट एच प्लस वो कर फ्रैक्शनल सकते पार्ट। हैं, एच नहीं है वो एक्चुअल में, सॉरी। मैंने है ना थोड़ा सा, एक मिनट, आप क्या बोल रहे थे पहले वो बोलो। सर मैं बोल रहा था कि प्रॉपर्टी यूज कर सकते क्या कि कि पावर्स ऐड कर देंगे। हाँ आप सही कह रहे हो, एक्स आ जाएगा उस केस में। एक्चुअली क्या हो जाएगा कि इसको आप ऐसा लिख दो, ज़्यादा अच्छी बात है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ए की पावर में एक्स आ जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, है ना, अपना टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू इरेज बट बहुत देर से ना इरेज नहीं हो रहा, तो मेरा रिदम काफ़ी ब्रेक हो रहा है आज। अभी मैंने इरेज किया लेकिन वो बहुत देर बाद उसको प्रोसेस करेगा, तो दिस इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी लॉट। कोई बात नहीं, वन बैड डे। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं ना। तो आप क्या करो, राइट हैंड लिमिट निकाल दो ई की पावर में एच दैट इज वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप ऐसे ही निकाल दो। बहुत बढ़िया, ये फिर से अटक गया। एच ऑलमोस्ट जीरो होगा। हाँ आप ऋचा जो कह रहे थे ना, पहली वाली स्टेप में एक्चुअली इसी वजह से कल शाम को मुझे कैंसिल करना पड़ा था लेक्चर। देखिए फिर से बता देता हूँ मैं, ये पहली वाली स्टेप में एच की जगह जीरो डाल दो, आपका आंसर तो वन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर तो आंसर वन आ जाएगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी वन आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। अब अपन ने इस तरीके से कर लिया था, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, और फिर जो सेकंड तरीका आप बता रहे थे उसको मैं मेथड टू बना के लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको वैसे ही रहने देते, ई की पावर में एच सर और फ्रैक्शनल तो पार्ट। एच अगर लाइक वो वाला एच जो है फ्रैक्शनल पार्ट वाला वो ऑलमोस्ट जीरो ही होगा ना। हाँ हाँ वो एक्चुअल में जीरो होगा, वो फिर जीरो आपने
हाँ हाँ, मैंने तब चेंज किया अभी जस्ट चेंज किया, देख लो। अच्छा ठीक है, हाँ सर। यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच आएगा वो क्या आएगा, बहुत छोटे नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 0.000000000 बहुत सारे जीरो और वन, ऐसा नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अपन निकाल रहे हैं। तो वो ऑलमोस्ट वही का वही नंबर दोबारा आ जाएगा एच के बराबर। आप चाहो तो यहाँ पर ई की पावर में एच लिख सकते हो, क्योंकि आप सोचो ना 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0.5 आता है। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0.2 आता है। 0.0000002 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, यही का यही नंबर आ जाएगा। तो जो छोटे नंबर होते हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट वही का वही हो जाता है। तो ये जो एच लिखा है अपने सामने, ये इरेज हाँ अब हुआ है, एच का फ्रैक्शनल पार्ट ना एच ही आ जाएगा। और फिर लास्ट में आप एच की जगह इधर जीरो डाल दीजिए, ई की पावर में जीरो वन हो जाएगा, आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, मैं मेथड 2 बता देता हूँ। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, ई की पावर में ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हो। और ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स हो जाता है। अभी कहाँ गायब हो गया, ओहो। ठीक है, लिख डालो यहाँ पे। फिर उसके बाद एलएचएल आरएचएल अपन निकाल सकते हैं। सर अगर इसको अभी हमने ग्राफ से किया ना तो एक्स आपसे मतलब कर एक्स लो। की जगह एच डालेंगे, माइनस एच डालेंगे, तो फिर वो ई की पावर में वन हो जाएगा। सही कह रहे हो ना, क्या दिक्कत है, देखो सर तो ऊपर में एल एच एल वन आया था, इसमें ई आ रहा है। कैसे ये आएगा। देखो इधर अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट कौन सा पुट कर रहे हैं, जीरो। जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर मतलब ये आएगा ना, जीरो माइनस एच। और यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो आएगा ना आंसर, जो कि होता है वन। और जस्ट पहले जाएंगे तो वन से थोड़ा सा छोटा आएगा, बट आएगा तो वन ही। जस्ट बाद में जाएंगे तो भी वन से थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट आएगा तो वन ही ना। तो आप बोल सकते हो कि एलएचएल और आरएचएल दोनों वन के बराबर है, ई थोड़ी आएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। हाँ चलिए, f of x is equal to 1 upon sin x and g of x is equal to 1 upon tan x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड लिमिट f of x माइनस g of x फॉर x टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल निकालना चाहते हो अगर आप लिमिट तो निकाल लो, लेकिन मैं आपको ज़्यादा अच्छा तरीका बताता हूँ। ज़्यादा अच्छा तरीका ये रहेगा, देखिए आप क्या करो कि x टेंडिंग टू जीरो पर f of x माइनस g of x दैट इज 1 बाय साइन x माइनस 1 बाय tan x, है ना, इसका लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x माइनस साइन x, tan x माइनस साइन x अपॉन साइन x इंटू tan x। तो tan x माइनस साइन x अपॉन tan x इंटू साइन x, 1 अपॉन साइन x लिखा हुआ है ना। रुको एक मिनट, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना कि इसको 1 बाय साइन एक्स और 1 बाय टेन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से अपन जल्दी। तो सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो तो जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लिया करो। जैसे यहाँ पे नीचे साइन एक्स आ गया, ऊपर 1 माइनस कॉज एक्स आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा मैं ना, डायरेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, 1 माइनस कॉज एक्स को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे लिखेंगे अपन इसको 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू कट जाएगा,
आप तो शुक्र मनाओ, मेरे टीचर तो डायरेक्टली आंसर लिखते थे 10x/2। ठीक है, ये 10x/2 आंसर आएगा। और उसके बाद आपको x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट देखना है किसका, tan of x/2 का। देख सकते हैं अपन, 0 0 माइनस और 0 प्लस रखना है आपको, तो LHL और RHL निकाल लेते हैं। ये फंक्शन अभी सिंप्लीफाई हुआ है। अब मतलब LHL निकालना है, आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या करना है, 0 माइनस h डालना है। तो tan ऑफ 0 माइनस h मतलब माइनस h ही हो जाएगा। और RHL में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 प्लस h डालना है। ठीक है, ओके। ये क्या लिखा है अपने सामने, tan ऑफ माइनस h/2, और ये लिखा है tan ऑफ h/2। आप h की जगह 0 डालकर तो देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। tan 0 आ रहा है, tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 डाल के देखो, tan ऑफ माइनस ऑफ 0 आ रहा है। मैं मानता हूँ कि काफी नेगेटिव नंबर है, लेकिन tan का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लोगे तो भी तो आपको 0 ही मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखना चाहते हो तो भी आपको 0 ही मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना है। अगर हमें f ऑफ x दिया हुआ है सिग्नम ऑफ x एंड g ऑफ x दिया हुआ है ब्रैकेट ऑफ x, देन आपको फाइंड करना है लिमिट f ऑफ x प्लस g ऑफ x। आप क्लास के स्टार्टिंग में कल मेरे को याद दिला सकते हो कि सर ये वाला होमवर्क था, इसका आंसर बता दीजिए, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, लिखिए सम बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सर 1 मिनट ऊपर, और ऊपर जाना है क्या, थोड़ा सा। 1 मिनट। सम बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हाँ भाई, देख लो ऊपर, चले जा भाई ऊपर, क्या कर रहा है। 1 मिनट रुको, है ना, फिर अटक गया। बहुत धीरे धीरे जा रहा है लेकिन पहुंच गया, यस। हाँ सर ठीक है। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो है जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, लिखो खुद से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और थर्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ यार। चलो नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है आपको, याद तो होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बहुत दुख की बात है ये कि आपको याद नहीं है, इट्स नॉट गुड। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी आएगा, है ना यहाँ पे, इधर माइनस ए बी आएगा। मेरे को इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप माइनस ए बी लिख देना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपन क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर है ना, यहाँ पर माइनस कर देना। ठीक है,
इसका आंसर क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया जाता है कि इफ गिवन इन एनी क्वेश्चन, if given in question that a cube plus b cube plus c cube ये 3abc के बराबर है, क्या आप बता सकते हो कि ये क्या सिचुएशन है? ये वाली चीज 3abc के बराबर कब होगी? जब पूरा का पूरा LHS 0 होगा, है ना, मतलब LHS 0 होगा तो RHS भी 0 होगा, RHS 0 होगा मतलब या तो राम 0 होगा या तो श्याम 0 होगा। ठीक है, तो राम 0 हुआ मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू ओनली व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए यहां तक। और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये भी एक कंडीशन होती है। तो या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 होने पर 0 होगा या a प्लस बी प्लस सी के 0 होने पर 0 होगा। ठीक है, a और b और c बराबर हो गए अगर, प्लीज इधर देखेंगे अपन, जब बराबर हो जाएंगे ना तो ये वाला आइटम 0 हो जाएगा। सोच कर देखो, सब कुछ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद होने चाहिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ बट आपको फिर भी याद होने चाहिए। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट। सबसे पहला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है, किसी को याद है? बताओ, आप ही लोग बताओ मुझे। n into n plus 1 into 2n plus 1/6। यस, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक का सम जो होता है वो ये होता है, और ये समेशन एन हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 टिल एन। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब ये जो पहला वाला था ना इसी का स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। वेरी नाइस। फोर्थ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, थोड़ा सा वेट कीजिए।
क्या प्रॉब्लम है यार? टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो भी आ रहा है ना इधर उधर लिखा हुआ वो अपने आप इरेज होगा. इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू इरेज. ओके, सो यू हैव टू मैनेज फॉर टुडे. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. या फिर n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है. ठीक है. क्या होता है? a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर. ये नहीं पता है अगर तो पता कर लो प्लीज, है ना. दिस इज द बेस्ट टाइम. एस इन्फिनिटी हो जाएगा a अपॉन वन माइनस आर. ठीक है. आई होप सबको याद होगा, ये सब भूल नहीं गए होंगे. चालू करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट्स. मतलब सर अभी जो आपने मेथड सिखाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो, वो सही मेथड नहीं था क्या? अरे वो सही मेथड था, लेकिन वो बच्चों वाला मेथड था. वो बच्चों वाला मेथड था कि एलएचएल निकालो आरएचएल निकालो, वो सही है, लेकिन उससे भी अच्छे अच्छे मेथड्स मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. सर हम्म. सर वो फिफ्थ रिजल्ट दिखाओ ना एक बार. हाँ, एक मिनट. अब अपन लिमिट्स को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखने वाले. ठीक है. क्या क्या हथकंडे अपने को अपनाने हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए. लेट अस सी दैट. देखिए, सबसे पहला तरीका होता है लिमिट्स को सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन. ठीक है. फैक्टराइजेशन समझते हैं आप? फैक्टराइजेशन तो हर कोई समझता है. फैक्टराइजेशन ये होता है, जैसे कि अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख गया तो आपने इसको तुरंत फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया. ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आपने तुरंत फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. इसको कहते हैं अपन फैक्टराइजेशन. तो जब आपको फैक्टराइजेशन पॉसिबल दिख रहा है आप उसको फैक्टराइज करें. दूसरा होता है रैशनलाइजेशन. ठीक है. रैशनलाइजेशन करते आता है आपको. जब भी आपको अंडर रूट दिखेगा आप रैशनलाइज कर देना. तीसरा मेथड होता है डबल रैशनलाइजेशन. दो दो बार रैशनलाइज करना, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर दिया और डिनोमिनेटर को भी. डबल रैशनलाइजेशन मेथड. फोर्थ मेथड होता है यूज ऑफ बायनोमियल थ्योरम. सबसे टफेस्ट लगता है, यहाँ पर बच्चों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन यूज करके लिमिट का आंसर निकालना मुश्किल लगता है. वो मेरी डिक्शनरी में इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज लेंदी. आएगा आपको समझ में, लेकिन फिर भी आपको वो डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज बहुत लंबा सॉल्यूशन चला जाता है. बट स्टिल क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, वी विल बी डूइंग दोस क्वेश्चंस एज वेल. फिफ्थ होता है यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है. और सिक्स्थ होता है मेरा पर्सनल फेवरेट, द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग लॉ ऑफ लव. ठीक है. अब ये जो लॉ ऑफ लव होता है वो क्या होता है ओपन सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर. ठीक है. एलओएल, लॉ ऑफ लव से हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं. ठीक है. बारी बारी से समझेंगे. ठीक है. सबसे पहले आप सुनना मेरी बात ध्यान से. हम लिमिट्स में सॉल्व क्या करते हैं? जो सबसे पहले मुझे विवेक ने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा तो भी आप लिमिट सॉल्व करे जा रहे हो, लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, अभी तक अपन ने उसके साथ डील नहीं करा, तो आज अपन पहली बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के साथ डील करने वाले. अभी तक मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया है कि लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं. एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, आज के बाद आपको एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आएगा स्टार्टिंग में, बट वो एक क्वेश्चन के बाद ही क्लियर हो जाएगा. आपको सुनना ध्यान से पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
कि सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बारी बारी से हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स याद है ना आपको कौन कौन से हुआ करते थे? इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या क्या, व्हाट डू वी सॉल्व इन लिमिट्स? सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट डू वी सॉल्व इन लिमिट्स? क्या सॉल्व करते हैं हम लिमिट्स में? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन कौन से, कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं अपने पास? 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर में इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर में 0 और 0 की पावर में 0। ये अपने पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इसमें से हम 5 तो जरूर सीखेंगे, 2 अपन नहीं सीखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 कुछ ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी मैं आपको करवा दूंगा ये सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन। देखेंगे लिमिट ऑफ समथिंग एक्स टेंडिंग टू π/4, tan क्यूब x -1, TAM आ गया, tan क्यूब, ठीक है, ये अपने आप इरेज होके क्यूब हो जाएगा और n बन जाएगा, tan क्यूब x -1 होल थिंग डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x -1। ठीक है, अच्छा सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आप लोग अनम्यूट करके बताएंगे कि ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इज दिस एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म? कैसे चेक करते हैं? आप ये π/4 को डालकर देखो इक्वेशन में, π/4 को यहाँ पर अगर डालोगे तो क्या आएगा? tan क्यूब ऑफ π/4, tan क्यूब ऑफ π/4 क्या होता है? 1, 1 -1 आ रहा है ऊपर, दैट इज 0, और नीचे भी क्या आ रहा है? tan स्क्वायर ऑफ π/4, मतलब 1 -1 फिर से 0 आ रहा है। तो ये आंसर तो अपना 0/0 वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया? फैक्टराइजेशन। क्या हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? कैन वी डू फैक्टराइजेशन हियर? हाँ। एक मिनट रुकना है ना, वेटिंग रूम यार, सो टायर्ड। ठीक है, चलिए उसको फैक्टराइज कर देते। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब क्या हो जाता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं इसको लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, और नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल, तो tan x -1 इंटू tan x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। ये tan x -1 और tan x -1 को मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल करा मैंने? क्योंकि वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन आपके मन में तो ये डाउट आना चाहिए कि tan x -1 तो π/4 पर 0 होगा ना। अरे यार, जब आप π/4 डालोगे यहाँ पर तो tan ऑफ π/4 मतलब tan ऑफ 45 1 होता है, 1 -1 0। तो सर आप तो दो जीरोस को कैंसिल कर रहे हो। बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर आप तो दोनों जीरोस को कैंसिल कर रहे हो। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि tan x जो है इट इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, tan x इज नॉट इक्वल टू 1, tan x is not equal to 1 because x is not equal to π/4, x is tending towards π/4, π/4 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो π/4 के नेबरहुड में है। π/4 से थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, बट बराबर नहीं है, आप ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, बराबर नहीं है, आप इस चीज को ध्यान में रखें, tan ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर?
ये जो कैंसिल है इसको अब आप बिंदास कैंसिल कर सकते हो, बिना डर के बिना टेंशन के आप इसको कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज ये जीरो नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 के बराबर नहीं है, एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 को टेंड कर रहा है, मतलब पाई बाय 4 से थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। तो ये वाली जो चीज है वो एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं होने वाली है, tan x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, तो ये 0 के बराबर नहीं होगी। आप काट सकते हो, काटने के बाद हमारे पास रहेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4। अब देखो ये 0/0 का जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था वो इसी की वजह से आ रहा था, tan x - 1 की वजह से, वो कट चुका है, मतलब आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब जा चुका है। आप चेक करना है ना, tan² + 1 tan² x + 1 माइनस tan(x) अपॉन tan x + 1। ठीक है, अब पाई बाय 4 डाल के देखो, पाई बाय 4 डाल के देखोगे तो tan² आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1 और यहाँ पे -1, होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी tan x लिखा है तो tan(45) होगा 1 + 1। देखो नीचे भी एक फाइनाइट नंबर, ऊपर भी एक फाइनाइट नंबर, अब आपका आंसर फाइनाइट आ चुका है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस वाली स्टेप पर हट चुका है, मतलब फैक्टराइजेशन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाता है। फैक्टराइजेशन इज अ वेरी गुड फिल्टर, उससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाते हैं। ठीक है, यहां तक लिख के रखो प्लीज। ओके, प्लीज वेट। ओके, या आई एम अवेयर कि वहां पर एक मिस्टेक हुई है, लेकिन कोचिंग से कॉल आया था कि अटेंडेंस आपकी देना है, तो मैं अटेंडेंस दे रहा था। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, a² + b² + ab आएगा ना, यहाँ पे +ab आएगा। यस, शुड बी +ab, तो आंसर शुड बी 3/2। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है दैट इज, कर लो उसको करेक्ट, है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा वो आपने बता दिया, लेकिन मैंने देख लिया था ना, थोड़ा सा लेट देखा लेकिन देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/4 cot³ x - 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय cot² x + cot x - 2। ठीक है, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आप पाई/4 डाल के देखेंगे तो ऊपर 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, सो दिस इज अगेन 0/0। कैन बी फैक्टराइज? यस, इफ वी कैन फैक्टराइज देन वी शुड डायरेक्टली यूज द फैक्टराइजेशन। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मुश्किल तो है ये, एक काम करते चलो, अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, लेट cot x = y मान लेते हैं। cot x को अगर अपन ने y मान लिया तो सुनो मेरी बात, अब बहुत ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं बोल देता हूँ कि समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसलिए पहले बोल दिया मैंने कि ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या करा है, cot x को y रखा है। जब भी आप cot x को या फिर किसी भी चीज को कुछ अज्यूम करते हो ना, तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा। आई विल टेल यू हाउ, कैसे चेंज होगा। देखिए यहाँ पे आप cot x की जगह y रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा y³ - 1, और नीचे क्या आ जाएगा, y² + y - 2। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अब y के टर्म्स में सब कुछ आ गया ना, तो लिमिट में भी y टेंडिंग टू समथिंग आएगा।
अब y टेंडिंग टू क्या आएगा वो अपने को चेक करना है खुद से। अच्छा बताइए, cot x अगर y के बराबर है तो आप ये चेक करो कि x पर क्या हो रहा था। मतलब x टेंडिंग टू जब π/4 था तो cot x कहाँ पर टेंड कर रहा था π/4 पर? 1 पर टेंड कर रहा था ना। अरे यार सोचो ना, x का वैल्यू अगर मैंने π/4 रख दिया तो cot π/4 1 हो रहा था, तो y वॉज टेंडिंग टू 1। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया इधर, यहाँ पर है ना 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्चुअल में ना इरेजर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टुडे। कॉट एक्स अगर y के बराबर है और x अगर π/4 के बराबर है ना, x π/4 पे जब टेंड कर रहा था तो कॉट एक्स 1 पर टेंड कर रहा था, तो y 1 पे टेंड करेगा। अब अपने को इतना समझना है बस। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए प्लीज। जहाँ मैंने थोड़ा सा ओवर राइटिंग करा ना, यहाँ 1 लिख देना बस। ऊपर अपन इसको फैक्टराइज कर देंगे, a² + b² - ab अपॉन y² + y - 2। अच्छा यहाँ पर क्यूब है, एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन में क्यूब है ना, इधर क्वेश्चन में क्यूब है। आपने देखा मैंने क्या चेंज करा है, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब क्यूब क्यूब, एक चेंज कर लेना, क्यूब है। ओके, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, y² + 1 y + y आ जाएगा यहाँ पे। और नीचे अपन क्या करेंगे, क्यूबिक है, इस क्यूबिक का आपको एक रूट तो नजर आ रहा होगा 1 के बराबर, है ना। तो y - 1 इज वन ऑफ द रूट्स। और दूसरा आपका फैक्टर जो है मैं ओरली लिख सकता हूँ। क्या आप ओरली लिख सकते हो? देखिए y², फिर -1 - 2 के लिए यहाँ पे +1 चाहिए अपने को, -2 +2 चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो ऑलरेडी 2y तो है, मतलब 1y के लिए आपको +1 + y चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं समझाने वाला कि मैंने इतनी जल्दी कैसे लिखा, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ क्लास 11th में। सिंपल फैक्टराइजेशन y, अब देखो आप है ना, चाहो तो बच्चों की तरह ऐसे कर सकते हो कि एक फैक्टर तो अपने को पता चल गया y - 1, डिवाइड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दूसरा फैक्टर y² + y + 2 है। अगर आपको ये स्पेशली सीखना है, अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं लेक्चर के बाद आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये y - 1 और y - 1 को काट दो, क्योंकि y एक्चुअल में टेंड कर रहा है 1 की तरफ, 1 के बराबर नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा y² + y + 1 अपॉन y² + y + 2। y की वैल्यू 1 रख देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, और नीचे 1 1 1 2 + 4 4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 + 4 के बराबर, दैट इज 3/4 के बराबर। ठीक है, लिखो यहाँ तक पहले। क्यूबिक को फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, ओरली फैक्टराइज करना आना चाहिए। अगर आप आज भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हो तो आज भी आप क्लास 10th में ही अटके हुए हो। ठीक है, मैंने आपको पूरे क्लास 11th में कम से कम 5 से 6 बार समझाया होगा कि क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब वो सब हरकतें मत करो ना कि अपन लॉन्ग डिवीजन ही किए जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अवॉइड दैट थिंग। आगे देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको कराना काफी जरूरी है। √5 - x माइनस √5 + x। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? विच इंडिटरमिनेट फॉर्म इज दिस? 0/0। 0/0 है ना, वेरी गुड। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम इसको है ना, इसमें आपको मैं एक बहुत शानदार टिप देता हूँ, आपका इतना ज्यादा फायदा होगा ना इस टिप से कि कभी भी आपको अंडर रूट दिखे, whenever you see अंडर रूट साइन, अंडर रूट सिंबल आपको दिखेगा इन लिमिट्स का क्वेश्चन, इन लिमिट्स क्वेश्चन, क्या करें आप? ट्राई टू रैशनलाइज इट, ट्राई टू रैशनलाइज
आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, रैशनलाइज करने से है ना 99% ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म चला जाता है। मतलब आपने अगर रैशनलाइज किया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है हमारे सामने। आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो, तो रैशनलाइज करना चाहते हो तो क्या करोगे आप एग्जैक्टली किस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे? दो अंडर रूट को रैशनलाइज करते अपने को आता है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट का आइटम होता है ना उसको रैशनलाइज करते हमें आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ पर जो माइनस है उसकी जगह प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। ओके, इसको ही आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। ये रैशनलाइजेशन हम सीख चुके हैं, सब अपने को पहले से आता है, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे लिमिट में वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। इज दैट ओके? यहाँ तक लिखिए। ओके, अब देखेंगे नीचे क्या लिखा है, एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल दिख रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मेट नीचे बन चुका है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया है, तो उसको अपन क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स मतलब वो भी 5 माइनस एक्स ही हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस सिंबल है। और ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन ये, ओ माय गॉड व्हाट इज रॉन्ग, कैंसिल तो नहीं होगा, वो मैंने गलत कैंसिल कर दिया, वो अपने आप इरेज हो जाएगा ना, चिंता ना करें। ये 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, तो 5 और 5 कैंसिल कर देता हूँ मैं, और इधर माइनस एक्स और माइनस एक्स बच जाएगा, दैट विल बी माइनस 2x। ठीक है, उस पर मैंने इरेजर चला दिया लेकिन वो प्रोसेस करने में बहुत टाइम ले रहा है आज। आप सोच लीजिए क्या हालत है अभी इस पीसी की। ओके, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस ऊपर क्या लिखा है 5 प्लस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, ये वाला x और ये वाला x काट दो क्योंकि x एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना है, वो तो अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर। ठीक है, अब जाके वो इरेज हुआ, देख रहे हैं कोई बात नहीं, काफी स्ट्रगल था आज के लेक्चर में, बट आई होप आपको समझ में तो आया होगा। कोई स्टेप में कहीं पे भी डाउट होगा तो मैं लास्ट में लाइव रहूंगा थोड़ी देर के लिए, पूछ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की जगह 0 डालकर देखेंगे इधर और इधर, 0 डालकर देखेंगे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जा चुका है क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर √5 आएगा, यहाँ पर भी √5 आएगा, तो √5 प्लस √5 विल बी 2√5, है ना। अपन ने x की जगह 0 डाल दिया, तो आप ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया ना, यू हैव ऑलरेडी पुट द वैल्यू 0, तो यही आपका आंसर आएगा, 2√5 इज द फाइनल आंसर। नीचे -2 था, ये वाला -2 आप भूल मत जाना, तो फाइनली आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो आपके लिए एक तोहफा है, ये तोहफा इस तरीके का दिखता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 3 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, दिस होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आपको अंडर रूट दिखा है, यहाँ पे अंडर रूट दिखा, रैशनलाइज कर दो। अंडर रूट कहाँ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है और न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, दो दो रैशनलाइज कर दो, इसी को कहते हैं अपन डबल रैशनलाइजेशन। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए अभी तक, पहला रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और फिर डबल रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए तो खत्म करते हैं अपना लेक्चर अपन यहीं पे, आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे। कल हम लॉ ऑफ लव भी पढ़ लेंगे और कल मैं आपको जीएन बर्मन से होमवर्क दूंगा। ठीक है, राइट नाउ व्हाट यू कैन डू, लिसन टू मी, ओके। आप जीएन बर्मन सॉल्व कर सकते हो इतने क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, जीएन बर्मन के आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 245
से 255 तक, 245 से 255 तक सॉल्व कर लेना आप खुद से, 10 क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहले मैं रिकॉर्डिंग जो है उसको पॉज कर देता हूँ, फिर अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो।